हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं सिमरन मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमारे हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आ चुके हैं अपने 3rd चैप्टर में, यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन बच्चों ने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा है ना। और यहाँ पर आप बहुत बढ़िया से क्या कर सकते हैं, रिवीजन जो है अच्छे से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बेटा जी, तो वो थोड़ा सा डिटेल में चैप्टर को पढ़ें। और वैसे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या आने वाला है, समझ में आने वाला है। फ्रांस की क्रांति से पहले आपको अच्छे से याद होगा बेटा कि हमने 1776 की अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा था, है ना। अमेरिका की क्रांति में आपको अच्छे से पता है किसने साथ दिया था, फ्रांस ने साथ दिया था, बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको लिंक्ड जो है वो दिखने वाली हैं, यानी जुड़ी हुई दिखने वाली हैं। जब फ्रांस के सैनिकों ने, फ्रांस की जनता ने किसका साथ दिया था, यहाँ पर अमेरिका का साथ दिया था। तो फिर जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी है वो सिर्फ फ्रांस में वहाँ के लोगों को एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनके विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो स्टार्ट हुआ। क्या परिवर्तन मैम होता है ना, कि जब हमारे बगल में हमने उन व्यक्ति का साथ दिया और वह व्यक्ति जो है वो आज़ाद हो गया, मतलब वो देश जो है वो आज़ाद हो चुका है और हम वही प्रताड़ना जो है वो अपने देश में झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें लगेगा कि हम भी जो है वो क्या हो सकते हैं, इन्हीं के तरह आज़ाद हो सकते हैं। हमारी जो ये पूरी व्यवस्था है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो यहीं से आप देखोगे फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में, है ना, फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में जो है बेटा चेंजेस किए। यानी सबसे पहले मानव अधिकार की, मानव के भी अधिकार हैं, मानव जो है वह स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हमेशा स्वतंत्र रहेगा। यानी स्वतंत्रता उसका क्या है, मूलभूत अधिकार है। ये जो विचार है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के फ्रांसीसी क्रांति में है। तो चलिए हम फ्रांसीसी क्रांति को बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वहां की जो सामाजिक स्थिति है पहले उसके बारे में हमें जो है वो क्या देखना है। देखो, फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो आपको सन तो बेटा बहुत अच्छे से रट लेना है ना, कि भाई फ्रांस की क्रांति जो है वो क्या है, कब हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना। तो आप देखोगे फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच में ये चला। विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से ये एक है, बिल्कुल है बेटा, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यह पहली बड़ी घटना थी जिससे क्या हुआ, ये पहली ऐसी घटना थी, क्योंकि देखो अमेरिका में कोई राजा वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन फ्रांस में क्या था, राजा वाला सिस्टम था। अब तुम देखोगे कि कैसे इन्होंने राजा की सत्ता को हटा दिया और राजा को क्या कर दिया, राजा को तो सीधा जो है वह, आप देखोगे कि राजा का क्या हाल होता है। निरंकुश राजतंत्र का बेटा इसमें अंत होता है। लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं और मानव अधिकार होते हैं उनको प्रतिष्ठित किया। मतलब आप देखोगे कि अधिकार जो है उनके लिए लड़ाई लड़ी गई। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि भाई फ्रांसीसी जो क्रांति है इसके नारे क्या थे, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे जो है वो फ्रांस की क्रांति में लगे। लेकिन मैम क्यों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे लगे गए, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे स्वतंत्रता की बात आई, वो हम बेटा यहाँ पे देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज, राजनीति और विचारधारा में एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में बेटा बहुत बड़ा जो है और अनोखा जो है वो चेंज हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ का समाज कैसा था। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ का समाज बेटा कैसा था। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले समाज की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ का जो समाज था ना बेटा, वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। क्या था, 3 वर्गों में बेटा बटा हुआ था। सबसे पहले आप देखोगे समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको हम स्टेट कहते थे। क्या कहते थे, स्टेट कहते थे। अब यहाँ पे 3 वर्ग में हम कैसे, आप देखोगे जो प्रथम वर्ग था वो था पादरी वर्ग।
प्रथम वर्ग कौन सा था? सबसे पहले हम किसको रखते हैं? ईश्वर को रखते हैं, भगवान को रखते हैं ना। तो इनके समाज में भी सबसे पहले कौन से थे? पादरी वर्ग थे, यानी चर्च का आधिपत्य था। यहाँ पर चर्च के अंदर जो पादरी था उसने जो बोला वही सब जो है वो क्या मानते थे? ट्रू मानते थे। ठीक है। द्वितीय वर्ग की बात करेंगे तो कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन होगा? जो राजा वाला वर्ग होगा। राजा के आसपास के जो लोग थे वह सब बेटा, राजा था और भाई राजा के आसपास के लोग थे, है ना। ये सारे जो अमीर हम बोल सकते हैं लोग थे, ये सब कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। और तृतीय वर्ग जो था बेटा, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार तो प्राप्त होंगे क्योंकि भाई आप राजा के घर में जन्मे हो, राजा के रिश्तेदार हो, तो आपको जन्म से ही बेटा विशेष अधिकार कुछ मिलने लग जाते हैं, है ना। विशेष अधिकार आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपको सोने की थाली में जो है वो खाना परोसा जाएगा, ये भी तो एक विशेषाधिकार ही है। ठीक है। उसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ये भी तो एक विशेषाधिकार ही है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे सेकंड जो द्वितीय जो स्टेट है वो वाले वर्ग में आपको मिलेगी। तृतीय स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 90% आबादी, अब कितने राजा होंगे और कितने उसके लोग होंगे? लिमिटेड ही होंगे ना। तो आप देखोगे 90% आबादी आपको तृतीय स्टेट में बेटा देखने को मिलती है, जिसके अंदर सारे मध्यम वर्ग के लोग आ जाते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे किसान, मजदूर, शिल्प सभी के सभी बेटा तृतीय स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे ये जो तीनों स्टेट है ना, इसमें सबसे ज्यादा कर किनको देना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि चर्च, अरे भाई भगवान थोड़ी ना कर देंगे, वो तो समाज में सबसे ऊपर है, चर्च बिल्कुल कर नहीं देगा। तो यहाँ पे चर्च कोई टैक्स नहीं देता था। राजा क्यों देगा भाई टैक्स? राजा के रिश्तेदार क्यों देंगे टैक्स? ये भी तो एक विशेषाधिकार हो गया कि आपको कर नहीं देना है। थर्ड हम बात करेंगे तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट के अंदर सारे के सारे नॉर्मल लोग हैं ना, तो भाई नॉर्मल लोगों के हत्ते ही आएगा सारा का सारा कर, टैक्स का बोझ बेटा, है ना। तो 90% लोग जो हैं वो आपके तृतीय स्टेट में हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मैम कितना बढ़िया समाज है ना, राजा, मंदिर, चर्च, ये सब जो है वो क्या है, ये तो कोई टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन तृतीय स्टेट जो है वो टैक्स दे रहा है। तो बिल्कुल यही हम बोलते हैं सामाजिक असमानता। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात करी है। समानता का नारा कहाँ से आया है? समानता का नारा बेटा यहाँ से आया है, जब जिस समाज में बहुत सारी असमानता होगी तो लोगों को ये लगा कि हमें पहले समान करो, समानता, कर अगर होगा, टैक्स अगर देना होगा तो तीनों ही स्टेट देंगे ना, हम ही क्यों दे टैक्स सारे के सारे। तो सामाजिक असमानता और भेदभाव बेटा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा मध्यम वर्ग, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसके अगर हम बात करेंगे मध्यम वर्ग, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मध्यम वर्ग था, यहाँ पर बेटा जो मध्यम वर्ग था, समाज में 3 वर्ग थे ना, 3 वर्ग में भी जो तृतीय वर्ग था, उस तृतीय वर्ग के अंदर मध्यम वर्ग था, जिसको क्या कहा जाता था? बोर्गुगिस। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देखोगे आपकी बुक में लिखा है BOURGIS, बोर्गुगिस हो सकता फ्रांसीसी भाषा। तो ये सबसे पहला जो शब्द है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही देखने को आया कि मध्यम वर्ग क्या होता है। मध्यम वर्ग वो है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आर्थिक दृष्टि से मध्यम वर्ग टैक्स दे रहा है जो तृतीय स्टेट में आ रहा है। तृतीय स्टेट में आपका मध्यम वर्ग है, कौन? इसके अंदर मध्यम वर्ग के अंदर कौन आएगा मैम? यहाँ पर जितने दार्शनिक हैं, जितने आपके वकील हैं, जितने आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, जितने अगर हम बात करेंगे छोटे व्यापारी हैं, क्या है बेटा? छोटे व्यापारी हैं, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? मध्यम वर्ग में मिलेंगे। यानी ये लोग जो है वो क्या थे? असंतुष्ट थे, काफी ज्यादा असंतुष्ट थे। क्यों थे असंतुष्ट? क्योंकि इनको सम्मान, ये किसके भूखे थे? सम्मान के भूखे थे बेटा, अधिकारों के भूखे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा भी था, ऐसा तो है नहीं कि इनका पैसा नहीं था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन इनके पास वो सम्मान नहीं था जो कि राजा और राजा वाले जितने भी
उनके आसपास के लोग हैं उनके पास था। द्वितीय स्टेट, दूसरा जो स्टेट है, कुलीन वर्ग जो स्टेट है यानी राजा महाराजाओं वाला जो स्टेट है, उनके पास जो अधिकार है वो मध्यम वर्ग को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो ये सबसे ज्यादा बेटा क्या था, असंतोष था। क्यों था असंतोष? सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई सुविधा और संपन्न होते हुए भी समाज में जो रुतबा जो है हमारा होना चाहिए वो हमारा रुतबा नहीं है, है ना इनको कोई अधिकार मिल रहे हैं, राजनीतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। क्या ये राजा के आसपास जितने भी हैं, क्या इनको कोई प्रॉपर अधिकार मिल रहा है? संपन्न होने के बावजूद कोई भी समाज में अधिकार इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए इनका मानना था कि भाई समाज में सभी को वो ओहदा मिलना चाहिए जो यहाँ पर द्वितीय स्टेट को मिला हुआ है, यानी राजा वालों को मिला हुआ है। उसके अलावा चलो ये तो हमने मध्यम वर्ग की बात करी तृतीय स्टेट में, क्योंकि हमें पूरे सामाजिक स्टेट को बेटा देखना है ना। उसके अलावा बात करेंगे बेटा जी यहाँ पे दूसरी चीज है कि समाज में कृषकों की स्थिति क्या थी। कृषकों की स्थिति की बात करेंगे तो काफी ज्यादा दयनीय कृषकों की स्थिति थी। इनको क्या करना था, अनेक प्रकार के कर टैक्स बेटा इनको देने होते थे। तो यहाँ पे फ्रांस में बहुत इंपॉर्टेंट एक अगर आप देखोगे कोट है कि फ्रांस में क्या है, कुलीन वर्ग क्या करते हैं, जितने भी कुलीन वर्ग हैं वो क्या करते हैं, लड़ते हैं। यानी राजा महाराजा जो है वो क्या करेंगे, इधर उधर देशों से क्या करेंगे, लड़ते हैं। कुलीन वर्ग लड़ते हैं। चर्च क्या करेगा, चर्च पूजा वगैरह करता है, पुजारी पूजा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इनके जो भी खर्चे होते हैं उनको ढोने का काम कौन करता है, हमारे कृषक जो है वो करते हैं। यानी साधारण लोग इनके क्या करते हैं, खर्चे और नखरों को क्या करते हैं, उठाते हैं। ऑब्वियसली इनका सारा जो भी है वो यहाँ होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक कारण। ये तो हमने बोला कि भाई समाज में ये कारण थे जिस वजह से ये काफी ज्यादा क्या थे, असंतुष्ट थे। फिर हमने कहा कि मैम आर्थिक कारण कैसे, वहां का समाज कैसा था, मतलब किस तरीके से वहां आर्थिक पैसे वैसे की बंदोबस्त क्या थी भाई। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे हमने बोला कि यहाँ पर कर जो होता है, करों में असमानता। कर किसको देना पड़ रहा है, कर सिर्फ तृतीय स्टेट को देना पड़ रहा है। सबसे पहले कर सिर्फ तृतीय स्टेट को देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है मैम, अच्छा मैम ऐसा है मैम, हाँ मैम ऐसा ही है, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में खर्च। अमेरिका में जब युद्ध बेटा स्टार्ट हुआ तो फ्रांस के राजा जो थे इन्होंने खूब जो है वो क्या किया, सैनिकों को भेजा यहाँ पर, खूब खर्चा किया। क्योंकि उसकी दुश्मनी किससे थी, ब्रिटेन वालों से थी। फ्रांस की दुश्मनी किससे थी, ब्रिटेन वालों से थी ना। और इसी वजह से फ्रांस ने खूब क्या किया, खर्चा किया। और खर्चा करने के बाद क्या हुआ, इसका खजाना बेटा खाली हो गया। तो यानी आर्थिक स्थिति तो हम बोल सकते हैं फ्रांस की काफी तंगी में थी। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रांस की स्थिति बड़े तंगी में थी, लेकिन राजा महाराजाओं को अपना ऐसो आराम में रहना जरूरी था। राज्य पर भारी कर्ज का बोझ चढ़ गया, फसलों की बर्बादी हुई और अकाल आने लग गया फसलों की। और इसी बीच बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अकाल भी पड़ने लग जाता है। यानी लोगों के पास अब खाने के लिए भी बेटा क्या नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है खाने के का पैसा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि फसलों की बर्बादी हो जाती है और अकाल पड़ जाता है। अब जब अकाल पड़ेगा तो राजा भी तो करेगा ना इनकी मदद, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अनुचित और असमान कर प्रणाली, जिसको मैंने बोला सिर्फ तृतीय स्टेट ही कर देता था, जो कि 90% था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर आर्थिक कारण था। नेक्स्ट बात करेंगे राजनीतिक कारण। इंपॉर्टेंट है बेटा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर, तो लुई 16वें का निरंकुश शासन। क्या बोला मैंने, लुई 16वें का निरंकुश शासन। लुई 16वें ने जो है वो सबके नाक में क्या कर रखा था, दम बेटा कर रखा था। तो इनका निरंकुश शासन, अपनी मनमर्जी चलाना इनका, है ना। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राज दरबार की विलासिता और मैरी एंटोनियट का नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला लिखा है लुई 16वें का निरंकुश शासन। मैं बात 1774 में लुईस
15 बेटा क्या बैठा था, लुई 16वां जो है वो क्या है, गद्दी पर बैठा। 15 साल, हाँ 15 साल की उम्र बेटा रही होगी किसकी, लुई 16वें की 15 साल की उम्र रही होगी जब वह गद्दी पर बैठा। अब 15 साल का तो कोई छोटा बच्चा ही होता है एक तरीके से, मतलब इसको राजा महाराजा राज दरबार कैसा चलता है, क्या चलता है, इसकी कोई भी ज्यादा खबर जो है नहीं थी, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में ये काफी कम था। ओके, और इसकी शादी बेटा क्या हो जाती है, मैरी एंटोनिएट से हो जाती है, यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से इसकी शादी हो जाती है। और जब पूरा राज दरबार बेटा क्या होता है कि लुई 16वां काफ़ी ज़्यादा निरंकुश तरीके से इस राज दरबार को चलाता है, यानी आसपास जो काफ़ी दिमागदार लोग हैं उनकी बात न सुनकर अपनी ही बात को क्या करना, सुनते रहना। राजस्व का 9% बेटा क्या होता था, इन्हीं पर व्यय होता था। सोचो, राजस्व, राजस्व मतलब क्या होता है कि जो इनका खजाना होगा, जो जनता से कर लेकर इनके पास पैसा आएगा, उसका पूरा जो खर्च है 9% बेटा क्या हो रहा है, इन पर खर्च हो रहा है। इन पर किन पर, यानी इनके आसपास जितने भी लोग हैं, इनके आसपास जितने भी नौकर चाकर ये सारे के सारे हैं, इन पर जो है वो पूरा खर्च कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखोगे अमेरिका को इन्होंने स्वतंत्र कराने के लिए पैसा भी दे दिया, वहां भी खजाना खाली हो चुका है ना। और उसके अलावा मैरी एंटोनिएट और खुद के इतने बड़े बड़े खर्चे, है ना, अपने नौकरों को पैसे भी देने पड़ेंगे, वेतन देना पड़ेगा, उन पर इनका विलासिता पर, ऐशो आराम पर इनका सबसे ज्यादा बेटा क्या हो रहा था, खर्च हो रहा था। तो इसीलिए इनका इस तरीके से स्वभाव था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस में एक संस्था थी जिसका नाम क्या था, फ्रांस में एक संस्था थी स्टेटस जनरल। क्या थी, फ्रांस की बेटा एक संस्था थी, फ्रांस की संस्था स्टेटस जनरल। क्या हमने बोला, स्टेटस जनरल। तो फ्रांस की एक संस्था है स्टेटस जनरल। ये बेसिकली क्या थी, एक संस्था थी, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है ना, उसी तरीके की बेटा ये संसद होती थी। यानी यहाँ पर लोग आते थे, लोग आएंगे और फिर किसी भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो यहाँ पर चर्चाएं होती थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन आप देखोगे यहाँ जो पूरी संस्था है इसकी बैठक ही नहीं हुई। कितना, आप देखो 70 कितने सालों में लगे, 70-72 जो साल थे, मतलब 175 वर्ष, कितना 175 वर्षों में इसकी बैठक नहीं हुई थी बेटा, वर्षों में इसकी बैठक नहीं हुई। क्या नहीं हुई, इसकी बैठक नहीं हुई। आप समझ रहे हो कि भाई एक ऐसी संस्था, मतलब सारा का सारा जो ये डिसीजन होगा वो खुद ही से लेते होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो मैरी एंटोनिएट है इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव था वो राजा के डिसीजन पे था। मतलब मैरी एंटोनिएट खुद इतनी समझदार और दिमागदार बिल्कुल भी नहीं थी, है ना, कि वह राजा को बिल्कुल और अच्छी सलाह दे रही होगी, नहीं। यह खुद जो है वो आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा थी, प्रभाव में ज़्यादा थी, जो अपना हित चाहते थे। मतलब मैरी एंटोनिएट इन ऐसे लोगों के प्रभाव में थी जो सिर्फ खुद का हित चाहते थे। और जैसे ही यह राजा के फिर क्या करती थी, मतलब राजा और ये सब के कान भरना हम बोल सकते हैं कि बार बार जो है वो क्या करना, पूरा दखल देना कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और राजा भी प्रॉपर जो है इनकी बात मानते थे। तो इस तरीके से पूरा राज दरबार हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही निरंकुश तरीके से चल रहा था। निरंकुश मतलब कि बिना नियम कानून के ढंग से बेटा ये क्या है, चल रहा था। उसके अलावा बात करेंगे फ्रांस में बेटा, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट था लुई 15 की बात करेंगे। अभी तो हम लुई 16वें की बात कर रहे हैं, इनके जो इससे पहले लुई 15 वो कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ। समझ में आ रहा है, वो क्या कहते थे, मैं ही राज्य हूँ। मैं ही राज्य का मतलब क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति ने खुद को मान लिया है कि ये जो पूरा है ना ये सब मेरा ही है, मतलब जो मैं बोलूँगा वही होगा, तो वही उसी को देखते हुए लुई 16वां भी उसी तरीके से कार्य कर रहा था। लुई 15 तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन लुई 16वें के पास बिना एक्सपीरियंस के आसपास ऐसे लोगों का होना जो कि आपके देश को तबाह कर रहे हों, अच्छा सलाह नहीं दे रहे हों, ठीक है, तो वहां पर अपने आप को राज्य समझना, खुद को ही सब कुछ समझना इनके लिए बहुत बुरा जो है साबित हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राजा की निरंकुशता थी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए, स्वेच्छाचारिता मतलब कि अपनी ही बात मनवाना, जो अपनी इच्छा से करना, उस पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में एक संस्था थी जिसका नाम था पार्लमा। क्या थी, पार्लमा संस्था। ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पर थी एक पार्लमा संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है। पार्लमा संस्था,
ये जो पार्लियामेंट संस्था है बेटा, ये संस्था जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होता है ना, वैसे ही पार्लियामेंट संस्था यहाँ का बेटा कोर्ट थी। लेकिन 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 बेटा जी, आप देखोगे इसकी टोटल संख्या कितनी थी? इसकी टोटल जो संख्या थी 17 इसकी संख्या थी। पर राजा ने यहाँ पर भी अपने रिश्तेदारों को जो है वो क्या कर रखा है बेटा, बैठा रखा था। अब जब आपने अपने ही लोगों को इस पार्लियामेंट संस्था में बैठा रखा है, तो ये लोग जो है आप पर जो भी आपके पास आरोप लगेंगे, तो क्या वो उन आरोपों को पूरी निष्पक्ष तरीके से देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ही के लोग जो है वो क्या है बेटा जी, बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर जो न्यायाधीश थे, यहाँ पर जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश मतलब जज की बात हो रही है, जो जज थे वो क्या थे, कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग यानी राजा के अपने रिश्तेदार, राजा के आसपास के लोग कुलीन वर्ग के थे बेटा। किस वर्ग के थे? कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग के होने की वजह से किसका साथ देंगे? ऑब्वियसली जो है अपने राजा का जो है वो साथ देंगे। तो इस वजह से पूरा राजनीति आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि किस तरीके से पूरा इनका राजनीति कैसे चल रही है। बिल्कुल तानाशाही टाइप की राजनीति ही बेटा ये क्या है, हो गई है ना। उसके अलावा बात करेंगे बौद्धिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बौद्धिकरण। बौद्धिकरण क्या बोला हमने? देखो, बौद्धिकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विचारक थे जैसे मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है मैम? शक्ति पृथक्करण का मतलब यह है कि शक्तियां जो होती हैं वो सिर्फ एक जगह केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि राजा के पास अगर सारी की सारी शक्तियां हैं, तो राजा ही कार्यपालिका, राजा ही सब कुछ काम कर रहा है, राजा ही विधायिका, राजा ही पूरे निर्णय ले रहा है, कौन सही है कौन गलत है, वो ही कोर्ट बन के बैठा हुआ है ना। और राजा ही है जो सब कुछ, विधायिका कानून बनाने का कार्य कर रहा है। तो राजा तो सोचेगा ना कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, यही सोचेगा। जैसे लुई 15 ने कहा था मैं ही राज्य हूँ, है ना। तो ये चीज बेटा बहुत ही ज्यादा गलत होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा, शक्ति जो है इंसान को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। तो शक्ति पृथक, इसने कहा कि भाई जैसे हमारे देश में होता है कानून कोई और बनाए, कानून बनाने के लिए संसद है, ऐसे ही कानून कोई और बनाए, फिर लागू कोई और करे। जैसे आप देखोगे लागू करने का काम, कानून बनाया किसने? संसद में कानून बना। लागू करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, पुलिस है, आईएएस ऑफिसर है, ये सब क्या करते हैं? उस कानून को लागू करने का काम करते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो हमारे पास कोर्ट होती है। तो मतलब शक्तियों को क्या कर रखा है, बांटा हुआ है। तो ये उस टाइम पे बेटा मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि भाई ऐसा करो ना। वॉल्टेयर की बात करेंगे। वॉल्टेयर ने कहा धार्मिक सहिष्णुता, मतलब कि भाई हर धर्म के लोग आराम से रह सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब मतलब देश के अंदर हर तरीके के लोग जो हैं, हर तरीके के धर्म के लोग आराम से रहने चाहिए। और रूसों की बात करेंगे तो सामाजिक संविदा और जनता की इच्छा, मतलब रूसो चाहता था भाई ये राजा का जो शासन है इसको तो पूरी तरीके से हटाओ, राजा का जो शासन है इसे पूरी तरीके से हटाया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, और अमेरिका की क्रांति का जो प्रभाव था वो तो आपको पता ही है। अमेरिका की क्रांति के प्रभाव से बहुत सारे विचारक और लोगों का विचारों में क्या हुए, परिवर्तन बेटा हुए। तो ये बौद्धिक कारण थे मॉन्टेस्क्यू का, वॉल्टेयर का, रूसो का। इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक क्या थी? सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, स्पिरिट ऑफ लॉ, ये उनकी क्या थी, पुस्तक थी। उसी में उन्होंने क्या दिया था, शक्ति पृथक्करण का यहाँ पर सिद्धांत दिया था, जहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की बेटा इन्होंने क्या करी थी, बात करी थी। उसके अलावा बात करेंगे सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसकी थी, रूसो की थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये पुस्तकों के नेम आते हैं तुम्हारे पास। सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा, तो सामाजिक जो संविदा है बेटा ये पुस्तक किसकी थी, ये जो है वो रूसो की पुस्तक थी। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेजन, तुर्गो भी तुम्हारे पास आ सकता है कि भाई क्वेजन था, तुर्गो था, ये क्या थे, ये अर्थशास्त्री थे। इन अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, जो भी समाज में चल रहा था आर्थिक रूप से शोषण, उसके बारे में काफी ज्यादा आलोचना करी। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे क्वेजन और तुर्गो। तो याद रखना क्वेजन तथा तुर्गो, क्वेजन तथा तुर्गो इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री
शास्त्री, इन्होंने आर्थिक रूप से शोषण को क्या किया, आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा था समाज का, उसको उन्होंने काफी ज्यादा इसका क्या किया, यहाँ पर विरोध जो है वो क्या है किया। तो ये सारे कौन थे, हमारे पास बौद्धिक कारण थे समाज के अंदर। इन्होंने भी भाई बौद्धिक रूप से सामाजिक होना, आपको एक विचार देने के लिए गांधी जी, अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी कितनी बुक पढ़ते थे, गांधी जी कितने बुक पढ़ते थे, तो विचारों का कहीं ना कहीं गांधी जी पर काफी असर पड़ा ना। तो इनके विचारों का भी तो फ्रांस के लोगों पर कितना ज्यादा असर पड़ा होगा, इनके लोगों का फ्रांस पर कितना ज्यादा असर पड़ा होगा। तो ये चीज बेटा हो जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या सामाजिक कारण है, फिर हमने देखा क्या क्या आर्थिक कारण थे, ठीक है, और उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर देखा बेटा कि राजनीतिक कारण क्या थे, यानी कि समाज इनका राजनीतिकरण कैसा था, और राजा क्या, राजनीतिक मतलब क्या है कि भाई राजा आसपास किस तरीके का काम कर रहा है, और बौद्धिक कारण मतलब किस तरीके के वहाँ जो लोग हैं उनके विचार कैसे पनप रहे हैं, है ना, विचारों का प्रवाह कैसा हो रहा है। अब इसके बाद बेटा एक दो कारण और हैं जो आपकी बुक में हैं। एक कारण बेटा है आपका, एक कारण आपका क्या है, सैनिक कारण, और एक हमारे पास जब हम आर्थिक कारण पढ़ा तो उसमें भी दो तीन चीजें आपकी जो है वो क्या रह रखी हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम सैनिक कारण देख लेते हैं। सैनिक कारण बेटा क्या था, अगर तुम अपनी बुक में आओगे पेज नंबर 28 में, तो आप देखोगे कि सैनिक कारणों में सैनिकों को बड़े बड़े पद पर नहीं बैठाया जाता था। सैनिक जो होते हैं ना उनको सिपाही तक रख रहे हैं, और मतलब गोली खाए कौन, सिपाही, गोली खाए कौन, सिपाही, और जो बड़े बड़े पद पर है सेना के, वहां पर तुमने राजा के अपने अपने जो भी हैं पसंदीदा लोग उनको जो है बैठा के रखा हुआ है। अच्छा खाना आप जो है सैनिकों को बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर बड़ी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। क्या होती है, यानी सैनिकों को असंतोष तो होगा ना कि सब कुछ हम कर रहे हैं और ये चीज हो रही है। तो सेना में बहुत बड़ा असंतोष बेटा यहाँ पर इस तरीके से फैला, तो सेना का इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, आप देखोगे कि मैंने बताया कि तुम्हें कर व्यवस्था चल रही है, मैंने ये बोला कि भाई पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, कोई टैक्स नहीं देता है, तृतीय वर्ग ही टैक्स दे रहा है, और तृतीय वर्ग में सबसे ज्यादा लोग हैं। एक तो हमने ये बोला, दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा बेटा कि जो राजा होता था ना वो लोगों को, ये हमारे पास वो लोगों को क्या करता था, टैक्स, उसके आसपास के जो भी उसने कुछ लोगों को क्या कर रखा होगा, बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को रखा हुआ होगा जिसको टैक्स फार्मर कहते थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है, जैसे होता है ना टैक्स लेने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे इन्होंने भी, राजा ने भी कर रखा था, जिसको बोलते थे टैक्स फार्मर। अब ये टैक्स फार्मर क्या करते थे, ये जो टैक्स फार्मर थे वो ये कुछ पूंजीपति थे, और ये क्या करते थे, कुछ पूंजीपति हैं, और वो आज आम जनता से टैक्स और कर जो है वो क्या करते थे, वसूलते थे। और ऐसा नहीं है कि जितना बोला है उतना ही कर वसूलेंगे, ये जो कर वसूलते थे बेटा ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कर वसूलते थे, ज़्यादा ज़्यादा कर वसूलते थे, जिससे क्या होगा, अगर माना 10 रुपये टैक्स लगा है तो वो 20 रुपये खरीदे, 20 रुपये टैक्स लेंगे, इससे क्या होगा, इससे 10 रुपये उनके जेब में जाएंगे और 10 रुपये राजा के पास जाएंगे। तो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था। उसके अलावा बात करेंगे, अमेरिका की क्रांति हुई तो राजकोष का जो भी घाटा था, घाटा ही तो था, तात्कालिक कारण तो बेटा क्रांति का यही था, घाटा होना। तो राजकोष का जो घाटा था, तो इनमें तरह तरीके के कर लग रहे थे। दो कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो किसानों से लिया जाता था भूमि कर, जिसका नाम था टैले। किसानों से बेटा, किसानों से कर लिया जाता था, किसानों से कर, किसानों से कर, कौन सा कर, भूमि कर, किसानों से कर लिया जा रहा है भूमि कर, जिसको टैले कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, टैले। और एक चीज ध्यान रखनी है, टैक्स फार्मर। टैक्स फार्मर के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई टैक्स फार्मर क्या है। टैक्स फार्मर है जो क्या कर रहा है, जो कर की वसूली कर रहा है। पूंजीपति, एक पूंजीपति है जो कर की क्या कर रहा है, वसूली कर रहा है। पूंजीपति जो कर की वसूली करता है, ज्यादा ज्यादा, ऐसा नहीं उतना ही, वसूली
करता है, कर की वसूली करता है। ओके मैम, है ना। टैले कर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा था टीथे कर। टीथे जो था वो एक धार्मिक कर था जो कि चर्च लगाता था। अब सोचो मंदिर, मतलब जैसे सोचो ऐसा है कि मंदिर के पुजारी होते हैं ना, फिर वहाँ पे दान पात्र होता है, तब हम जो अपनी श्रद्धा से जो चीज़ें होती हैं वो डालते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। चर्च प्रॉपर तरीके से एक धार्मिक कर लगा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, टीथे जो है वो कहते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे चर्च धार्मिक कर लगा रहा है। कैसा कर? धार्मिक कर, जिसको क्या कहते थे, टीथे। टीथे, टीथे। तो ध्यान रखना, टैले अलग है, टीथे अलग है। किसानों वाला टैले, तो आप देखो कुछ भी याद रख सकते हो, टैले, टल, जो भी है। किसान से टैले हो गया और चर्च वाला हो गया टीथे। तो ये दो कर थे इंपॉर्टेंट। तो इससे और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा इससे गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फैला। उसके अलावा बेटा आप देखोगे अप्रत्यक्ष कर, कह रहे नमक में भी, सोचो नमक, तंबाकू जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी धीरे धीरे कर लगाने लग गए ताकि उनका राजकोष जो है वो क्या है, भर सके। ऊपर से बेटा जो मध्यम वर्ग के लिए जो भी व्यापारी जो होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं बेटा, उन व्यापारियों को भी, उन व्यापारियों पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। एक व्यापारियों की जो गिल्ड प्रथा थी उसको बेटा क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर जो गिल्ड प्रथा थी, तरह तरह के प्रतिबंध, देखो आप अगर देखोगे गिल्ड की पाबंदी कर दी। उसके अलावा शहरों में व्यापार जो होता था ना, इधर से उधर जो है वो व्यापार होगा, उस पर भी बेटा क्या लगाने लगे, उस पर भी नियम। उसके अलावा प्रांतीय आयात कर, मतलब अगर तुम अपने ही क्षेत्र में हो और अपने क्षेत्र से माना एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो तो वहां पर भी तुम्हें टैक्स लगने लगेगा, है ना। तो बहुत सारे कर लगाने लगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गिल्ड प्रथा। क्या पता तुम्हारे पास गिल्ड की पाबंदी आ जाए। तो यहाँ पर व्यापारियों में गिल्ड पर पाबंदी लगा दी। गिल्ड पर पाबंदी, क्या बोला मैंने, गिल्ड पर पाबंदी लगा दी। गिल्ड पर पाबंदी क्या होता है, गिल्ड पर पाबंदी का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने, हम बोल सकते हैं कि व्यापार जो होते हैं, यानी व्यापारी होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके संगठनों के हित के लिए एक गिल्ड होता है। ये क्या होता है, कारीगर होते हैं, कारीगर तथा संगठन। तो मैंने बोला कारीगर तथा संगठनों के हित के लिए, के हित के लिए संस्था, हित के लिए एक संस्था बनाई गई। क्या बनाई गई, एक संस्था बनाई गई बेटा। और इस पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी कि भाई हमें नहीं बनाना, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा आप देखोगे इन्होंने, बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनकी क्या कर रहे हैं, इनका शोषण किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे। तो हमने सैनिक कारण देख लिए कि सैनिकों को अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक कारण में बेटा ये देख लिए कि बहुत सारे कर, अलग अलग टाइप के कर लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा गिल्ड पर पाबंदी, आप देखोगे गिल्ड जो है व्यापारियों के लिए, जो मध्यम वर्ग थे, उद्योग धंधे थे, उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, उन पर भी कोई रहम जो है इनको बिल्कुल नहीं आया। उसके अलावा एक है बेटा व्यक्तिगत और धार्मिक कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रांस में धीरे धीरे क्या होने लग गया, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होने लग गया। सभी तरीके की स्वतंत्रताओं का यहाँ पे अभाव था, है ना। कैसे, अगर आपको भाषण देना है, आपको कुछ लिखना है, राजा के खिलाफ भी अगर कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे, राजा तो तुरंत आपको क्या कर देगा, सीधा देश निकाला आपका कर देगा। उसके अलावा बात करेंगे भाई यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे बेटा, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है बेटा यहाँ पर पूर्ण अभाव। धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव कैसे मैम, धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव कैसे है। यहाँ पर बेटा दो तरीके के थे, एक तो कैथोलिक, एक थे हमारे पास प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो एक थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग, आप देखोगे ना हिंदू धर्म में भी बहुत थोड़ा इसके अंदर जातियों में भी जातियां हो जाती है ना, वैसे ही ईसाई धर्म में भी दो था। तो ईसाई धर्म में ऐसा है कि एक तो हमारे पास कैथोलिक वाले लोग हैं जो मानते हैं कैथोलिक, एक हैं कैथोलिक धर्म के लोग, और एक ईसाई के ही दो टुकड़े हैं, बोल सकते हैं दोनों ही ईसाई वाले हैं, है ना। लेकिन कैथोलिक, एक कैथोलिक वाले हैं और एक प्रोटेस्टेंट वाले हैं। क्या है, प्रोटेस्टेंट
प्रोटेस्टेंट। अब मैम क्या है ये बेटा, ये ऐसा है कि ईसाई धर्म है, यहाँ पे कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो कैथोलिक वाले होते हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे चर्च को ज़्यादा मानते हैं, पुजारी जो होता है वहाँ पर है ना, जो पादरी होता है उसको ज़्यादा मानते हैं, चर्च का बहुत महत्व है, चर्च को सजाना, ये करना वो करना, पादरी की बात मानना, मतलब ये सारी चीज़ें कैथोलिक वाले ज़्यादा है। मतलब जो राजा महाराजा हैं वो किसकी बात मानते थे, चर्च वगैरह की बात मानते थे ना, पहला वर्ग तो चर्च और पादरी वाला है, तो ये कैथोलिक है ना, कैथोलिक है ना, कैथोलिक वाले जो हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से आपके वो हैं। दूसरा हमने क्या बोला, प्रोटेस्टेंट, क्या बोला, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट की बात करेंगे तो ये है, बोलते हैं कि भाई बुक है, बुक है। जैसे अगर हम बोलें, अगर मैं बोलूं या कोई भी मैं बोलूं कि भाई गीता है ना, वैसे हमारी पर्टिकुलर कोई एक बुक नहीं है, लेकिन गीता के बारे में मतलब गीता जो है वो चलती है, तो हम बोलेंगे भाई भगवत गीता, गीता के जो उपदेश हैं वही मेरे लिए सब कुछ है, मैं क्यों मंदिर को मानूं, मैं क्यों मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है उसको मानूं, ये आडंबर मैं नहीं मानती, मैं कुछ पूजा वूजा नहीं करती, बस मैं उन विचारों को मानती हूँ जो कि गीता के उपदेश हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैं थोड़ा अलग विचारों की हो जाऊंगी, और जो मंदिर मस्जिद पूरे कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं, धूपबत्ती ये वो सब करते हैं, वो थोड़ा अलग विचारों वाले हो जाएंगे। तो वैसे ही तुम ये समझ लो, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले मतलब इसके थोड़ा वो है, आडंबर के थोड़ा खिलाफ है, बाइबल को ज्यादा मानते हैं, बाइबल के विचारों को मानेंगे, बाइबल के विचार, बाइबल जो रखी है, बाइबल जो रखी है उनको मानने वाले को मानना है ना, कि भाई बाइबल ने जो अच्छी अच्छी चीजें कही हैं उनको मानेंगे। और कैथोलिक में प्रॉपर तरीके से हम बोलेंगे कि चर्च को मानने वाले होंगे, क्या होंगे, चर्च को मानने वाले, जो चर्च वगैरह है, पादरी वगैरह है, इन सब को मानने वाले होते हैं। तो बस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे उनको कठोर सजा दी जाने लगी। ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो, बहुत बढ़िया है, मैं कुछ और मानती हूँ, तो भाई हम दोनों ही कंफर्टेबल हैं, आप अपना मानो मैं अपना मानो, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इसी वजह से प्रोटेस्टेंट वालों को क्या दी जा रही है, सजा बेटा दी जा रही है, इसीलिए इनको इसकी क्या मिलती थी, सजा, क्या मिलती थी इनकी बेटा, सजा। तो ये आप दिमाग में बैठाओगे, जब आपके पास पॉइंट्स लिखने के लिए आते हैं तो आप ये सारे लिख सकते हो ना एक नंबर में कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रांस में बिना किसी वारंट के, जैसा होता है ना गिरफ्तारी करने के लिए वारंट होता है, सब कुछ होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होंगे, लेटर्स द कैचेट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है क्या मिलता था, लेटर्स द कैचेट, लेटर्स द कैचेट, क्या है लेटर्स द कैचेट, लेटर्स द कैचेट की बात करेंगे अगर आप अपने बुक में भी देखोगे, यहाँ पे क्या है, बिना अभियोग, अभियोग मतलब वारंट जो होता है ना, बिना किसी सुनवाई के, आप ऐसा समझ सकते हो, बिना सुनवाई के, बिना सुनवाई के गिरफ्तारी, सीधा राजा ने लिखा एक लेटर, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी है ना, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी मतलब कि राजा ने लिखा है एक लेटर, और राजा ने लिखा लेटर कि भाई साहब ये फलाना आदमी है, इसने पता नहीं क्या कर दिया है, ठीक है जाओ इसको पकड़ के लेकर आओ, ठीक है, ना सुनवाई होगी ना कुछ, अब हो सकता है कि वो बेगुनाह हो, है ना, और डायरेक्टली उसको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली बेटा जी उसका तेज निकाला कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, एक लेटर दूंगी और लेटर से उसको कैच कर लिया जाएगा, उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा मतलब, एंड देन उसकी क्या कर दी जाएगी, उसको देश निकाला जो है वो क्या है कर दिया जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो फ्रांस के कानून हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्रांस में कानूनों में कोई समानता नहीं है, फ्रांस के कानूनों में कोई समानता नहीं है, कोई समानता बेटा नहीं है, कोई समानता नहीं है। तो ये चीज़ हमें, ये चीज़ जो है वो लोगों को गुस्सा जो है वो क्या है दिलाती है कि भाई इतने कानून हैं लेकिन बिल्कुल भी समानता नहीं है। ठीक है, बौद्धिकरण हो चुका है। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जिसके अंदर बेटा
क्या है, विदेशी घटनाओं में क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, विदेशी घटनाओं की बात करेंगे तो विदेशी जो घटनाएं हैं उसमें तो आपको सबसे पहले पता है कि भाई अमेरिका की क्रांति, सबसे पहला क्या है, अमेरिका की क्रांति। क्या हुआ मैम अमेरिका की क्रांति से, तो मैंने सबसे पहले यही बताया था, अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति से यही तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण तो बेटा यही था, है ना, कि अमेरिका की क्रांति से इन्होंने साथ दिया, है ना, चले बिल्कुल हीरो बनने के लिए साथ देने चले गए भाई, ठीक है, वो जीत भी गया। अमेरिका ने तो बाद में पलट के भी नहीं देखा फ्रांस को कि अच्छा ठीक है तुमने साथ दिया था, हमें तो पता ही नहीं है तुम कहाँ थे, हमें तो दिखे ही नहीं तुम, है ना, तो साथ दे दिया तो दे दिया, चलो ठीक है, तुमने तो अपनी खुंदस निकालने के लिए साथ दिया। तो दिमाग तो राजा के पास होना चाहिए कि भाई खुद के पास तो पैसा है नहीं और जा रहे हो दूसरे की मदद करने, है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जब राजा के पास खाली हो गया तो राजा ने क्या किया था, राजा ने टैक्स बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया किससे, टैक्स बढ़ाया लोगों पे, तभी तो लोगों ने हंगामा किया बेटा, है ना। तो ये फ्रांसी क्रांति, सॉरी अमेरिका की क्रांति की वजह से तत्कालिक कारण था। और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, बोलने का मतलब है जब अमेरिका की क्रांति हुई तो इंग्लैंड में भी क्रांति हुई थी अपने अधिकारों के लिए, तो उसका प्रभाव भी, क्योंकि फ्रांस के बगल में तुम्हें पता है ऊपर अगर तुम नक्शा देखोगे तो ये है ना, ये है फ्रांस ब्लू ब्लू कलर का, और ये जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा, है ना, ये है हमारा पूरा ब्रिटेन, ब्रिटेन इंग्लैंड सब एक ही है, ठीक है, अभी एक ही समझो। तो ये जो ब्रिटेन है बेटा, ये जो ब्रिटेन है वह पड़ेगा ना फर्क, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो वही चीज़ है बेटा कि भाई यहाँ पर जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तब भी फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो इंग्लैंड में भी परिवर्तन हुआ, तो फ्रांस के लोगों के दिलों में भी बेटा काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, परिवर्तन जो है वो हुआ। तो हमने ये सारे क्या देखे, कारण देखे, हम एक बार कारणों को फिर से देख लेते हैं, है ना, चलो कारणों को फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, चलो पहले आगे देखते हैं थोड़ा सा, तब हम इसको देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे देखिए तात्कालिक कारण, पहले हम तात्कालिक फ्रांस की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इनके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने क्या बोला, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, चर्च के सदस्य जो कि करों से मुक्त थे, 1% जनसंख्या आपकी यहाँ थी, सिर्फ 1%। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग क्या हुआ, जो कुल में ज्यादा है, कुल मतलब अब सोचो राजा के घराने में जो पैदा हो रखा है, कुल मतलब क्या, कुल मतलब आप समझो ना कि जो कुल में हूँ, परिवार सबसे ऊंचा, है ना, राजा राजघराना, पैसा बहुत ज्यादा, यही सब कुल है बेटा, है ना। तो जो राजा के घर में पैदा हुआ कुलीन वर्ग, ठीक है, जो करों से क्या है, मुक्त है, 2% जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या। 97% आप देखोगे तृतीय स्टेट में है, व्यापारी, किसान, कारीगर, मजदूर, ठीक है, उसके अलावा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का जितना भी है मध्यम वर्ग, बेटा आप देखोगे ना जो तृतीय स्टेट था ना वो भी बटा हुआ है। मैं ये बटा हुआ का मतलब ये है कि भाई तृतीय स्टेट के अंदर बहुत निम्न लोग भी आते थे, निम्न लोग मतलब जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, जैसे बहुत शिल्प वाले, कुछ बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, किसान, बहुत मजदूर किसान, ये सब भी आ रहे हैं, और मध्य वर्ग जो व्यापारी हैं, वकील, डॉक्टर, ये सब भी आ रहे हैं, है ना। तो मध्यम वर्ग तो मैंने बताया था ना तुम्हें किस तरीके से असंतुष्ट था, तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलो अब आता है, अब क्या आता है, तो हमने क्या बोला, फिर ये सब हुआ, एंड देन आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या हो चुकी है, खजाना खाली हो गया। असमान कर प्रणाली बता दिया, असमान कर प्रणाली कैसे थी, टी थे, टीले कर, है ना, और उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे कर हैं जो सिर्फ गरीबों पर दिए जाते थे। अकाल और महंगाई, रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, क्योंकि उस टाइम पे अकाल भी पड़ गया, अकाल भी पड़ गया, तो वो भी जो है वो एक और मुसीबत आ गई। उसके अलावा बात करेंगे जो वर्साई महल है, यहाँ पर क्या होना था, वर्साई महल, ठीक है, इन्होंने क्या किया,
मतलब ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी इनका ऐश और आराम नहीं जा रहा है ना। रानी को अपने आसपास जो है 10 नौकर चाहिए हर छोटी छोटी काम करने के लिए। अब वो नौकर फ्री में तो काम नहीं करेंगे, पैसे तो देना पड़ेगा। राजा को भी आराम से अपने महल में रहना है, उनको भी कुछ काम नहीं करना, ना उन्हें सुध बुध है किसी जनता की, ना कोई सुध बुध है। ठीक है, तो भाई विलासिता मतलब होता है ऐशो आराम में रहना। ठीक है, तो भाई उस पर खर्च तो होगा, ऐशो आराम करोगे तो ऐशो आराम करने के लिए खर्चा भी बेटा बहुत होता है ना। तो राज दरबार पर भारी खर्च जो है वो हो रहा है फिर भी। और तृतीय स्टेट में क्या चल रहा है, अधिकारों की मांग, यानी लोगों को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। लोगों को क्या आ रहा है, बड़ा ही गुस्सा बेटा जो है वो क्या है, आ रहा है। अब आप देखोगे, यहाँ पर ये आपको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बेटा आ जाता है कि अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रांति की घटनाक्रम का। क्या बात करते हैं, क्रांति की घटनाक्रम का। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, तत्कालीन फ्रांस की स्थिति तो हमने देख ली। क्या है तत्कालीन फ्रांस की स्थिति, कि राजकोष जो है वो खाली हो चुका है, अब फ्रांस को चाहिए पैसा। यानी ये सारा विलासिता जीवन जीने के लिए प्रथम और द्वितीय स्टेट को क्या चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो मैम पैसे कहाँ से आएंगे, तो बेटा पैसे जो आएंगे वो टैक्स से आते हैं, कर से आते हैं। तो मैम कर जो है वो किससे लिया जाता है, तृतीय स्टेट से लिया जाता है। तो यानी अब तो जो है वो क्या है, टैक्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैठक जो है वो क्या है, बुलानी पड़ेगी। तो यानी अब होता है क्या, अब ये होता है बेटा कि इन्होंने बुलाई एक बैठक। क्या बुलाई, इन्होंने बुलाई बेटा जी एक बैठक, और ये बैठक 5 मई सन 1789 को बुलाई गई। ओके, बहुत बढ़िया। अब किसकी, अब सोचो 174 वर्षों के बाद एक बैठक बुलाई जाती है। और ये बैठक ऐसा होता है कि चलो ठीक है बुला देते हैं एक तरीके से नाम मात्र खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि भाई जीत तो हमारी होने वाली है, यानी इनके पास तो कोई वोट देने का अधिकार तो है नहीं, है ना। लेकिन बेटा जी क्या होता है, 5 मई 1789 को जब यहाँ पर इनकी स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है, तो इनका यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि प्रथम स्टेट था उसके 300 लोग थे, द्वितीय स्टेट था वहां से भी 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और तृतीय स्टेट से लगभग 600 लोगों ने इस पर क्या किया, भाग लिया। ओके, अब होता क्या है, होता बेटा ये है कि तृतीय स्टेट के जो लोग थे वह क्या करते हैं, मत देने का जो है वो क्या मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं कि भाई हमें भी यहाँ पे, हम कौन सा तुम्हारा चेहरा देखने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हमें भी तो वोट देने का बेटा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो बेसिकली वह क्या मांगते हैं, मताधिकार जो है वो क्या है मांगते हैं। अब क्या होगा, अब राजा जो है, अगर आप देखो कि भाई इनको वोट देने का अधिकार होगा, और अब 600 के 600 लोग टैक्स बढ़ाने के लिए तो वोट देंगे नहीं, टैक्स जो है वो कम करने के लिए अपने मांग रखेंगे ना कि भाई हमें टैक्स नहीं देना है, इतने कर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में बिल पास कैसे होगा, बिल का मतलब कि भाई ये जो चीजें हैं वो पास कैसे होंगी, कैसे हम कर लगाएंगे। तो राजा ने साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया, राजा ने साफ क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये जो लोग थे सीधा का सीधा क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कि भाई हमें नहीं करना ये सब, कोई सभा वभा कुछ भी हमें क्या करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये क्या निकल जाते हैं, इस सभा से बेटा क्या निकल जाते हैं, बाहर जो है विरोध जताते हुए। जैसे संसद में होता है ना कि संसद में जब कुछ भी लड़ाई वगैरह होती है तो आगे जो है वो विरोध जताते हैं, वैसे ही ये जो प्रतिनिधि थे इन्होंने विरोध जताते हुए बेटा क्या निकल गए, बाहर निकल गए। अब रोज ये क्या करते थे, स्टेट जनरल में आते जरूर थे, ठीक है, लेकिन वही जब इनकी मांग नहीं सुनी जाती थी तो ये विरोध करते बाहर निकल जाते थे। ऐसा करते करते बेटा कितना टाइम आ गया, 20 जून का दिन आ जाता है। क्या आ जाता है, 20 जून का दिन आ जाता है 1789। अब ये जा रहे हैं भाई, स्टेटस जनरल जो है वो क्या है, सभा में जा रहे हैं, बाहर क्या देखते हैं कि भाई इनके लिए बिल्कुल ताला लगा हुआ है,
सब कुछ बंद हो चुका है, इनको कोई जगह ही वहां नहीं दी जाती है, तृतीय स्टेट को कोई जगह नहीं दी जाती है। तो फिर क्या होगा जब कोई जगह नहीं दी जाएगी, कोई जगह नहीं दी जाती है तो इनको नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो नई जगह क्या थी, नई जगह जो है इन्होंने एक आसपास क्या देखा, टेनिस कोर्ट, टेनिस मतलब जो टेनिस खेलते हैं ना, ऐसे बैडमिंटन जैसा होता है ना, टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस जहाँ पे खेला जाता है बेटा, उस वो जो टेनिस का मैदान होता है उसको कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट का मतलब है टेनिस के खेलने का जो मैदान है वो टेनिस कोर्ट। अब ये जो टेनिस कोर्ट है बेटा, यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको आ जाता है गुस्सा, ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि जब तक हम शपथ लेते हैं, तृतीय स्टेट ने क्या किया, नेशनल असेंबली का गठन किया। अब तुम देखोगे कि ये क्या शपथ लेते हैं, नेशनल असेंबली का मतलब होता है राष्ट्रीय सभा की, हम इस देश का कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, और जब तक हम जो ये कानून जो है वो नहीं पास कर पा रहे तो हम नया कानून बनाएंगे, हम संविधान है ना। तो इन्होंने क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली, यानी राष्ट्रीय सभा जिसको हम कह सकते हैं, कि हम जो है वो क्या करेंगे, जब तक हम रोज यहाँ आएंगे तब तक हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको, जब तक कि हम एक नया संविधान नहीं बना देते, नया कानून नहीं बना देते, ठीक है। और हम आज से क्या है, राष्ट्रीय सभा है। तो ये टेनिस कोर्ट में शपथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करेंगे 14 जुलाई 1789 का दिन आएगा जब बास्टिल का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, इसके बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, 26 अगस्त 1789, ये पूरे लाइन से आपके क्या डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है, उसके बाद नया संविधान बनता है, और नया संविधान के बाद 1792 को फ्रांस गणराज्य घोषित हो जाता है, यानी आप देखोगे संवैधानिक गणराज्य घोषित कर देते हैं। एंड देन 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16वें को गिलोटिन पर बेटा क्या करा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। एंड देन उसके बाद हम रॉबेस्पियर के नेतृत्व में आतंक का राज पढ़ेंगे और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या चल रहा है ना। सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है बेटा, कहाँ गया, सबसे पहले टेनिस कोर्ट की शपथ, सबसे पहले जाता है बेटा टेनिस कोर्ट की शपथ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐतिहासिक क्षण, मैंने क्या बोला, 20 जून 1789 को दिन था जहां पर इंडोर मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंडोर मतलब होता है अंदर। तो यानी वर्साई के, याद रखो वर्साई का महल, वर्साई जगह है पेरिस से थोड़ा दूर पर, वर्साई नामक एक जगह है फ्रांस में, वहां पर था राजा का महल और वहीं पर ये सभा हो रही थी। तो वहीं पर एक मैदान था जो टेनिस कोर्ट था, और यहाँ पे इन्होंने शपथ ली। क्या शपथ ली, हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाए बिना कभी अलग नहीं होंगे। मतलब जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं, हम जब तक संविधान नहीं बना देते हम जो है बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, ये शपथ वो लेते हैं। इस घटना का नेतृत्व बेटा दो लोगों ने किया, यहाँ पे सिल्वेन बैली और मिराबियो जैसे लोग जो है बेटा इसमें जो है वो इकट्ठा थे। मिराबियो की बेटा बात करेंगे तो मिराबियो एक अच्छे परिवार से था, यानी सामंत परिवार से था। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आम जनता के लोग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी ये शासन बिल्कुल पसंद नहीं था। मिराबियो एक सामंत परिवार से था, यानी अच्छे खासे परिवारों से था, ठीक है। चलो, यह क्रांति का पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। राजशाही की शक्ति को क्या है, ये लोग चुनौती दे रहे थे, राजा को चुनौती दे रहे हैं। और इसके बाद तृतीय स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली बेटा घोषित कर दिया। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, असेंबली मतलब होता है सभा, यानी इसने बोला कि हम ही हैं राष्ट्रीय सभा, हम हैं राष्ट्र के लोग, इसीलिए हम बना रहे हैं नेशनल असेंबली। क्या बना रहे हैं, नेशनल असेंबली, यानी इसने अपने आप को घोषित कर दिया। अब क्या होगा बेटा, अब बेटा होता ये है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है कि भाई यहाँ पर लोग जो है टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके देख रहे हो, तो यहाँ पे टेनिस कोर्ट में शपथ। अब यहाँ पे क्या होता ये है बेटा कि पूरे शहर में एक तरीके से अफवाह उड़ जाती है कि राजा जो है इन नेशनल असेंबली के लोगों को क्या करने वाला है, पकड़ने वाला है। क्या करने वाला है, पकड़ने वाला है। अब ये हवा बिल्कुल जो है वो एक आग की तरह जो है वो क्या है, फैलती है हर जगह। तो जब यहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है तो इनके दिमाग में भी तो आएगा ना कि हमें इसका क्या करना है, हमारे पास भी तो हथियार होने चाहिए, हमारे पास भी तो विरोध करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इनको विरोध करने के लिए सबसे बढ़िया क्या चीज़ दिखती है,
बास्तिल, बास्तिल बेटा एक जेल थी। क्या थी बास्तिल? बास्तिल थी एक जेल या दुर्ग जिसको हम कहते हैं, बड़े, जहां पर क्या क्या कैदियों को रखा जाता था, कुछ हथियार बेटा वहां पर होते थे। तो भाई ये राजा का सबसे बड़ा एक प्रतीक है। तो ऐसा, ये तो वैसा ही हो गया ना बेटा, जैसे कि अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, अब तुम मुझे तो कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया, जो मेरा सामान है उस सामान को उठा के फेंक दिया, है ना, गुस्सा दिलाने के लिए आपने मेरे सामान को उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सामान मेरे से रिलेटेड है, मुझे वो बहुत प्यारा है। ऐसे ही राजा का एक सिंबल कौन है? राजा का जो सिंबल है वो ये है, ये जेल है। राजा के जितने भी कर्म जो है वो कर्म है, उनका पूरा सिंबल जो है वो क्या है? ये जेल है। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे लोगों ने 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। लगभग पेरिस में 7,000 क्रांतिकारियों ने किले पर धावा बोल दिया। ऐसा नहीं है कि ये क्रांति या ये जो है, ये भी जो भी हो रहा है ये सब जो है पेरिस में ही हो रहा है, नहीं, फ्रांस में अलग अलग जगहों पर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अमीर राजा की चीजों को क्या कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर 7,000 क्रांतिकारियों ने किले पर धावा बोला और लगभग यहाँ पर कितने थे? 7 कैदी थे। इनको क्या कर दिया आप देखो, लेकिन 7 कैदी थे यहाँ पर। यह घटना इस दुर्ग को तोड़ फोड़ दिया और बहुत ज्यादा हिंसा बेसिकली यहाँ पर हुई। अब राजशाही के अत्याचार के विरुद्ध प्रतीकात्मक विजय बन गए, क्योंकि एक तरीके से इनको एकदम क्या आ गया, इनके हाथों में शस्त्र आ गए और इनको काफी ज्यादा क्या महसूस होने लगा कि हमने कुछ, होता है ना एक लड़ाई करके, और हमको जब छोटी मोटी जीत मिलती है तो हमें बहुत अच्छा सा क्या होता है, फील होता है। तो वही इनको भी ऐसा लगा कि भाई राजा का तो इन्होंने क्या तोड़ा है, सिर्फ जेल तोड़ी है ना, जेल तोड़ी है, वहां से कैदियों को भगाया है, हथियार लिए हैं, तो इनको भी काफी ऐसा ही विजयी जैसा बेटा क्या हुआ, महसूस हुआ। और किले का पतन क्रांति की शुरुआत का क्या बना, एक संकेत था। इसीलिए आप देखोगे फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है ना, वो स्वतंत्रता दिवस बेटा वह 14 जुलाई को ही मनाई जाती है। 14 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रांस में। क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बास्टिल का पतन हुआ। चलो फिर हमने बोला कि चलो अब यहाँ पे क्रांति का पहला चरण, क्योंकि अब तो उस दिन तो क्रांति स्टार्ट हो रही है, भले हमने उसे स्वतंत्रता दिवस बोल दिया है पर क्रांति तो अब स्टार्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब राजा यहाँ पे बड़ा ही भयंकर जो है वो क्या डर जाता है कि मतलब ये चीज क्या जो है वो क्या है हो गई है ना। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का चरण, बोलने का मतलब ये है कि मई 1789 को क्या होता है, स्टेट जनरल की बैठक हुई, है ना। 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, हाँ मैम जी हुई, 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, संविधान बनाने की प्रतिज्ञा ले ली भाई। 14 जुलाई को क्या हो चुका है, बास्तिल का पतन हो चुका है, क्रांति का क्या बन गया, एक प्रतीक बन गया, कि एक तरीके से सिंबल बन गया। 26 से 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की यहाँ पर क्या हो चुकी है बेटा, घोषणा जो है वो हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 अगस्त 1789 को हम बोल सकते हैं कि मानव के मतलब इन अधिकारों की क्या करती, घोषणा। ये घोषणा किसने करी, राजा ने करी। इन घोषणाओं को बेटा किसने किया है, राजा ने किया। बेसिकली राजा ने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया है, मान्यता दे दी है। क्यों, अब हमारे देश में संवैधानिक राजतंत्र आ चुका है, हमारे देश में कह रही हूं मैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, क्रांति हुई। अब राजा क्या चाहेगा कि ये क्रांति बंद हो जाए, यही चाहेगा ना, राजा क्या चाहेगा, क्रांति बंद हो जाए। क्रांति कैसे बंद होगी, क्रांति तब बंद होगी जिसने क्रांति की शुरुआत करी है, जब उसको आप मान्यता दे दोगे। आप तो किसने क्रांति की शुरुआत करी, नेशनल असेंबली ने क्रांति की शुरुआत करी। तो उन्होंने बोला ठीक है, नेशनल असेंबली को हम मान्यता दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि अब राजा आ चुका है नीचे बैकफुट पर, राजा बैकफुट पर आ चुका है बेटा, यानी अब राजा पहले और नेशनल असेंबली ऊपर, नेशनल असेंबली आ चुकी है बेटा जी ऊपर और राजा आ चुका है नीचे। मतलब कि राजा जो भी काम करेगा,
ठीक है, उसमें नेशनल असेंबली का पूरा समर्थन होना चाहिए, तभी जाके राजा जो है वो काम करेगा। तो मतलब राजा भी है और संविधान भी है, तो क्योंकि संविधान बनाने का काम तो इसी नेशनल असेंबली ने किया है ना, तो बेसिकली क्या हो गया, कैसा पूरा देश कैसा हो गया, संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजा भी है और नेशनल असेंबली भी है। नेशनल असेंबली को इसने मान्यता दे दी है, चलो ठीक है, अब थोड़ा जो है वो शांति हो चुकी है। अब क्या होगा, अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 27 अगस्त को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा करी। जो भी मानव के अधिकार होते हैं उनको देने हैं भाई। 1789 से 91 के बीच में सामंती प्रथा का उन्मूलन, चर्च में सुधार। चर्च जो क्या लेता था, कर लेता था, ठीक है, विशेष अधिकार जो लोगों के होते थे, राजा के लोगों के, है ना, उन सब में क्या किया बेटा, उनको हटाया। इस चरण में फ्रांसीसी समाज के सभी विचार विशेषाधिकारों का क्या किया गया, अंत किया गया। यही तो चाहते थे मध्यम वर्ग के लोग, क्या चाहते थे, विशेषाधिकारों का अंत हो। विशेषाधिकारों का अंत होगा तो यहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो क्या आ पाएंगे, उनको भी वैसा ही सम्मान मिल पाएगा जो कि राजा या उनके आसपास के लोगों का होता है। इसीलिए नेशनल असेंबली के अंदर कौन है, नेशनल असेंबली के अंदर भी बेटा मध्यम वर्ग के ही लोग हैं। आप देखो ना, मिराबियो सामंती परिवार का है, तो मध्यम वर्ग के ही बेटा लोग हैं। और मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर सभी विशेषाधिकारों का क्या किया, अंत किया, और संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो रही है। ओके मैम, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया है भाई, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें आप देखो फ्रांसीसी नेशनल असेंबली द्वारा घोषित अब अधिकार मिल चुके हैं। प्रबोधन काल के विचारों से प्रेरित, आपको अच्छे से पता होगा, जब हमने बौद्धिक कारण पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि मॉन्टेस्क्यू ने बोला शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, रूसो जो है वो समाज में कैसा चाह रहा है, तो ये सारे जो विचार थे, इन्हीं के विचारों के कारण ही तो मानव अधिकार आए। राजशाही की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए गए और आधुनिक विश्व में मानव अधिकारों के विकास का आधार बेटा इसको ही हम बोल सकते हैं। क्या थे, घोषणा क्या थी, स्वतंत्रता, हर कोई स्वतंत्र है, धार्मिक रूप से सबको स्वतंत्रता मिलेगी, जो धर्म चुनना है चुनो, प्रोटेस्टेंट अच्छा लग रहा है ये चुनो, कैथोलिक अच्छा लग रहा है कैथोलिक चुनो, जो अच्छा लग रहा है वो धर्म आपको क्या करना है, चुनना है, मतलब स्वतंत्रता है। समानता की बात करेंगे, कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो है सभी बराबर है, यानी सभी जो है वो क्या है कर देंगे, ऊपर नीचे जो भी जितने स्टेट हैं सभी जो है वो क्या है कर देंगे, या वोट उसके अलावा कर तो जो भी है, लेकिन वोट देने का अधिकार जो है होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर भी अलग था, यहाँ पर भी आप देखोगे महिलाओं को कोई वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या सच में समानता आई थी, नहीं, आपने महिलाओं को एक वर्ग कैसे छोड़ दिया जिस वर्ग ने क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है एक तरीके से, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि गरीब पुरुषों को भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। जो टैक्स देगा मतलब वो वोट देगा, है ना। अब जो गरीब लोग हैं वो तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, अब जब गरीब लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे तो कौन टैक्स देगा, टैक्स तो ज़्यादातर मध्यम वर्ग देता है, तो यानी वोट देने का अधिकार भी किसका हो रहा है, मध्यम वर्ग का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति को ज़्यादातर आप देखोगे ये भी कहा जाता है कि ये मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ, लेकिन गरीबों के लिए उतना फायदेमंद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे वो समानता तो नहीं मिल पा रही है, पर हाँ बोल सकते हैं कि एक बेसिक जो समानता है वो आई, बेसिक समानता बोल सकते हैं वो आई। बंधुत्व की भावना, संपत्ति का अधिकार लिया गया, मतलब आपको जो आप संपत्ति खरीद सकते हो, बेच सकते हो, है ना, ये सब कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। सुरक्षा का अधिकार और उत्पीड़न के विरुद्ध आप प्रतिरोध का अधिकार बेटा जो है वो क्या है दिया गया। आप निजी संपत्ति, जो भी हम निजी संपत्ति होती है वो जो है रख सकते हो, कोई किसी को भी बिना किसी कारण से क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सकता। ये हुआ। तो आप देखोगे अब मतलब बोलने का मतलब ये है बेटा कि 1791 में प्रॉपर तरीके से क्या आ चुका है, संवैधानिक राजतंत्र जो है वो क्या है आ चुका है, क्या आ चुका है, संविधान का प्रारूप 1791 में इन्होंने तैयार कर लिया था। संवैधानिक जो प्रारूप है, संवैधानिक जो प्रारूप है वह तैयार
1791 में बिल्कुल तैयार हो चुका है संवैधानिक प्रारूप। यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण वगैरह इन सबको जो है वो क्या किया, अपनाया, और हमने बता दिया है कि भाई फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो चुकी है, जो स्थापना हो चुकी है। लुई 16वें ने भी बेटा इसको आसानी से क्या कर लिया था, मान लिया था, सब कुछ कर लिया था। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब बेटा इसके बाद होता यह है कि जो मिराबियो था, मिराबियो की हो जाती है मृत्यु। मतलब जो इस पूरे नेशनल असेंबली में जो व्यक्ति मिराबियो था ना, जिसको हमने कहा था कि ये काफ़ी मतलब सामंती परिवार का है, लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से पूरे नेशनल असेंबली को एक तरीके से लीड करने का काम किया, इसकी हो जाती है मृत्यु। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है ना कि सभा में कोई एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनके विचारों से जो लीडर होता है अगर वो सही हो तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन लीडर अगर थोड़ा सा हो जाए, है ना, गड़बड़ सड़बड़, तो आप देखो कि पूरी सभा का जो है वो क्या है, खराब हो जाती है। तो बस यहाँ पे भी यही हुआ कि यहाँ पर हिंसात्मक चीजें बेटा होने लग गई। क्या होने लगी, हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत होने लग गई। अब देखेंगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैकोबिन दल व रॉबेस्पियर। अब एक नया नेता आते हैं सामने, जिनका नाम आता है रॉबेस्पियर। जिनका क्या होता है, रॉबेस्पियर बेटा होता है। रॉबेस्पियर का आतंक का युद्ध 1793 से 1794 रॉबेस्पियर जो था वह बेटा जैकोबिन दल का था। क्या था, जैकोबिन दल। जैकोबिन दल क्या थे, एक ऐसा दल था, एक उग्र क्रांतिकारी। उग्र मतलब क्या होता है, उग्र मतलब आप समझ लो कि जो हर काम को कैसा करना चाहते हैं, हिंसा से करना चाहते हैं, है ना, हिंसा से वह हर काम को करना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब माना जैसे कि हमें आंदोलन करना है ना, हमें आंदोलन करना है, पर उसमें से कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनको बहुत गुस्सा, लड़ाई इस तरीके से आते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ जला देंगे, कुछ फोड़ देंगे, है ना, जिससे क्या होता है, पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। और सरकार क्या करती है हमारे देश में, सरकार को तो यही चाहिए कि कोई ऐसा कर दे, ये फूक दे, वो कर दे, कुछ ऐसा कर दे, जान मान की कहीं ना कहीं हानि होगी तो सरकार के लिए बढ़िया हो जाता है। क्यों होता है बेटा, क्यों, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ जो है लड़ाई कर रहे हो, सरकार के खिलाफ हो गया, एक तरीके से लड़ाई कर रहे हो। अब सरकार को एक बहाना मिल जाएगा आपको जेल में डालने का। अब जेल में डाल देंगे 3-4 लोगों को, तो वहीं से लोग डर जाएंगे और फिर वही आंदोलन बंद हो जाएगा। तो ये चीज बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो तरीका था काफी उग्र था। कैसा उग्र, ऐसा वैसा उग्र नहीं कि कुछ ऐसा जान मान के, नो, इसका आधा सीधा गिलोटिन पे चढ़ा दो, जिसने गलत काम किया है सीधा फांसी चढ़ा दो, इतना ज्यादा उग्र था। तो आप देखोगे जो रॉबेस्पियर के नेतृत्व में अब शासन हो रहा है, शासन चेंज, मिराबियो की मृत्यु, चेंज हो चुका है, रॉबेस्पियर में आ चुके हैं, जैकोबिन दल का ये एक सदस्य था, ठीक है, और अब जो है इसके हिसाब से काम हो रहा है। राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना, इसके डिसीजन होते थे सीधे सटाक कि भाई कोई राजतंत्र होगा ही नहीं। इसने राजा को क्या कर दिया बेटा, राजा को ही इसने डायरेक्टली गिलोटिन पर चढ़ा दिया, राजा और रानी को सीधा गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। क्यों, क्योंकि उनको ये संदेह था कि जो राजा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि राजा तो करेगा ना, हथकंडे अपनाएगा नेशनल असेंबली को खत्म करने के लिए, आसपास के देशों से क्या लेगा, सेना, आसपास के देशों को बोलेगा भाई मदद करो, ये नेशनल असेंबली को हटाओ, चाहे हथियार के दम पर हटाओ। तो ये चीज इसने समाज में समानता लाने के लिए कठोर कदम उठाए और विरोधियों के प्रति अत्यंत कठोर एक वो अपनाया। चलो, आतंक का शासन 1793 से 1794 के बीच में आप देखोगे कितने लोगों को, लगभग 16,000 से 40,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या है, सिर काटने की मशीन होती थी एक, सीधा सर, सोचो कितना इमेजिन भी नहीं किया जा रहा है, सबके सामने सिर काटने की मशीन से सीधा मृत्यु, अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। सितंबर 1793 इन्होंने आतंक का शासन आधिकारिक रूप से शुरू जब रॉबेस्पियर आया, मतलब है ना, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसने क्या किया, जो भी इसके प्रतिद्वंदी थे इनको इसने क्या कर दिया, हटा दिया अपने रास्ते से। और 1794 में क्या हुआ, जब इसका बहुत ज़्यादा आतंक मचाने लग गया रॉबेस्पियर, तो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसके प्रति भी मुकदमा चलाया गया, इसको दोषी पाया गया। और फिर
मृत्यु दंड बेटा इसको दे दिया गया, अपने चंगुल में ये खुद ही फंस गया। 1795 में जैकोबियन क्लब को बंद कर दिया गया कि भाई ये बहुत ऐसा खतरनाक दल है जो क्या कर रहा है, बड़ा ही परेशान बेटा कर रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे ठीक है, तो वही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा आप देखोगे तो यहाँ पे आतंक का शासन बेटा क्या होता है, खत्म होता है। और इसके बाद किसकी स्थापना होती है, इसके बाद जो होती है वो गणतंत्र की स्थापना होती है। तो गणतंत्र का आप ऐसे देखो, आप ऐसा समझ लो कि फिर से 1795 में नया संविधान बनाया गया। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि कहाँ गया, इसमें देखा ना 1795 में ये हुआ और फिर नया संविधान बनाया गया। 1795 में क्या बनाया गया, नया संविधान, नया संविधान बनाया गया गणराज्य के अनुरूप, नया संविधान बनाया गया, नया संविधान बनाया गया। तो मतलब लगातार बेटा क्या बनाया जा रहा है, संविधान जो है बनाया जा रहा है। और यहाँ से बोलते हैं कि भाई फ्रांस में गणतांत्रिक एक शासन है की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा नहीं था बेटा। यहाँ पर भी क्या हुआ, इसके बाद भी आप देखोगे कि नया संविधान तो बना लेकिन कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता थी, 4-5 लोगों के हाथ में, है ना। और जब 4-5 लोगों के हाथ में सत्ता आई तो उसमें भी आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए, है ना। वैसे तो आपकी बुक में यहीं तक है कि भाई 1795 में नया संविधान बनाया गया, लेकिन उसमें भी वो ज़्यादा बेटा चल नहीं पाया। और उसके बाद आप देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट का फिर उदय होता है, और ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह फिर से जो है फ्रांस में राजा बनता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट बेटा कोई ऐसा राजा के रिश्तेदारों में से नहीं था, कोई राजा के बैकग्राउंड में से नहीं था। यह एक साधारण व्यक्ति था जो कि अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ा और इसको बोल सकते हैं कि लोगों ने स्वयं इसको राजा माना। एक होता है जबरदस्ती का राजा थोपा, और एक होता है कि राजा ऑटोमेटिकली जो है इसको यहाँ के देश ने, यहाँ के लोगों ने राजा जो है वो क्या माना। ये सेना में भर्ती हुआ, सेना में भर्ती होने के बाद लोगों धीरे धीरे ये अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट में जाने लगा और आसपास के देशों को जीतने लगा। इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका निकली और उसके बाद बेटा ये राजा के पद तक जो है वो क्या पहुंच गया। तो वैसे तो तुम्हारे उसमें है नहीं, पर थोड़ा बहुत देख लो। नेपोलियन बोनापार्ट जन्म 15 अगस्त को हुआ, सैन्य करियर स्टार्ट हो रहा है 85 में। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आप देखो यहाँ पर सीधा आप देखो कि भाई 1804 में, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि भाई 1804 में फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट बन गया था, जो कि साधारण परिवार से था, लेकिन इसका व्यक्तित्व बहुत खतरनाक था कि राजा को मतलब देश के लोगों ने इसको स्वयं जो है वो राजा घोषित किया। ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे कि कैसे फ्रांस में पहले राजा के लिए ही, राजा के खिलाफ ही जो है वो क्या हो रही है, दिक्कतें शुरुआत हो रही है। और उसके बाद फिर से राजतंत्र आ जा रहा है, क्योंकि बीच में लोग जो है वो क्या है, शासन सही से नहीं चल पाता है ना। तो लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि राजतंत्र है क्या है, लोगों को दिक्कत है कि भाई उनको दिक्कत हो रही है ना, उनके अधिकार जो है हनन करें। जब तुम देखोगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में बहुत सारे जो है वो क्या किए, सुधार करता है, विशेष अधिकारों को खत्म करने का काम करता है, बहुत सारे सुधार भी करता है। लेकिन आप देखोगे कि जब राजा और राजा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो फिर क्या होता है। चलो ठीक है, पर हम बोल सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने एक तरीके से विचारों का एक जो खेल है वो खेला। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोगों को बताया कि भाई हम जो हैं वो क्या है, प्रकृति ने हमें स्वतंत्र, हम प्रकृति नेचुरली स्वतंत्र हैं, कोई व्यक्ति हमें जो है वो क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे गुलाम नहीं बना सकता है। चलिए अब परिणाम क्या क्या होते हैं, उपलब्धियां क्या क्या हैं, उसको हम देख लेते हैं। राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक यानी क्या हो रहा है, राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना होती है, लोगों के हाथ में सत्ता आती है, तो गणतंत्र की स्थापना हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजतंत्र का अंत, ऐसा कोई सोच सकता था उस टाइम पे कि राजा का भी अंत हो सकता है और लोगों के, नॉर्मल लोग जो है वो क्या है, वो सत्ता में आ सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता था ना। आज के टाइम पे हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा करना बेटा बहुत ही मुश्किल था, है ना। जन प्रभुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, ओके बहुत बढ़िया। सामाजिक परिणाम
क्या है सामाजिक परिणाम? समाज में बेटा क्या हो रहा है, समानता का सिद्धांत, महिलाओं को भले नहीं मिल रहा है अभी अधिकार, क्योंकि महिलाओं को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए, है ना। गरीब पुरुषों को नहीं दिया जा रहा था अधिकार बेटा, लेकिन जब रॉबेस्पियर आया तो रॉबेस्पियर के आप देखोगे बहुत सारे काम जो होंगे उसमें आप देखोगे कि देखो सबसे पहले देखो इसने क्या किया, दो तीन चीजें आप देख लेते हैं। 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार, चाहे वो गरीब पुरुष हो, ठीक है, और चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली के अंदर जब नेशनल असेंबली ने शुरुआत में अधिकार दिए तो उसने गरीब पुरुषों को नहीं दिए थे। लेकिन जब रॉबेस्पियर ने नेतृत्व किया तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, 21 वर्ष के अधिक उम्र के जितने भी लोग थे सबको मिलेगा, लेकिन महिलाओं को छोड़कर, अभी भी महिलाओं को नहीं दिया गया था जब रॉबेस्पियर था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, नेशनल असेंबली को नाम चेंज करके इसने कन्वेंशन कर दिया था। क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके रॉबेस्पियर ने बेटा कन्वेंशन कर दिया था, दूसरा काम। तीसरा बात करेंगे, राजा की सत्ता समाप्त। नेशनल असेंबली के टाइम पे संवैधानिक राजतंत्र था ना, पर रॉबेस्पियर ने राजा की सत्ता ही समाप्त कर दी थी। राजा रानी को तो इसने डायरेक्टली गिलोटिन पर ही चढ़ा दिया था। ओके, बहुत बढ़िया। उसके अलावा बात करेंगे बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना। और राष्ट्र का नया कैलेंडर जो है वो लागू किया गया था, किसने, 22 सितंबर 1792 को जो है इसने नया कैलेंडर जो है वो क्या है लागू किया गया था। तो इतनी चीजें जो है इसने करी। उसके अलावा उसने एकमात्र भाषा जो फ्रेंच थी, उस फ्रेंच को घोषित किया था एकमात्र भाषा। तो 3-4 चीजें हैं जो इसने करी थी, जो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि हाँ रॉबेस्पियर ने कुछ अधिकारों पर काम किया, और वो काम जो है वो क्या थे, है ना। उसने गिलोटिन पर चढ़ाया, पर उसने कुछ ऐसे काम भी किए थे जो बहुत ज़रूरी भी थे, है ना, जो महत्वपूर्ण कदम थे उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ आप एक ही पक्ष नहीं देख सकते, दोनों पक्ष जो है वो देखना ज़रूरी होता है। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष समाज की नींव, कोई भी धर्म लो, कोई भी धर्म आप ले सकते हो। फ्रांस में स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकारों को मान्यता, मानव अधिकार दिए गए, राजा ने भी उसको माना, हुआ ना ये। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलो आगे क्या है, आगे बात करेंगे वैश्विक प्रभाव, विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। आसपास तुम देखोगे अब सब लड़ेंगे, कौन, इटली भी एकीकरण के लिए लड़ेगा, और जर्मनी, सब जो है वो क्या है एकीकरण के लिए बिल्कुल जो है वो सबका होगा। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा। उपनिवेशों का मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। अब आप देखो यूरोप और भारत, भारत में भी देख लेते हैं कि भाई यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप पर तो भाई आप देखोगे जर्मनी है, इटली है, देशभक्ति की जो भावना होती है उसका विकास हुआ। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण होता है और इटली का भी एकीकरण होता है फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित होकर। क्योंकि जब नेपोलियन जाता है बेटा जर्मनी में, इटली में, क्योंकि नेपोलियन यहाँ युद्धों में युद्ध करता है यहाँ, ठीक है, और इनको ऐसे टुकड़ों ये इनके टुकड़े हुए रहते हैं जर्मनी के, इटली के, और इनको क्या करता है, एक संघ बना देता है। क्या बना देता है, एक संघ बना देता है। जैसे जर्मनी को इसने 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। अब जब लोग आपस में पास आएंगे, एक संघ में आएंगे, तो लगेगा ना कि हाँ भाई हम इतना दूर दूर क्यों रह रहे हैं, है ना, हम तो एकीकरण होकर भी रह सकते हैं। और फिर जाके यहाँ से शुरुआत होगी विचारों की, स्वतंत्रता समानता की। ऐसे इटली में भी बेटा हुआ। सामंतवाद का अंत बेटा हुआ, है ना, यानी राजा महाराजा का जो चीजें थी वो अंत हुई। ओके, चलिए, लोकतंत्र का प्रसार काफी ज्यादा हुआ। लोकतंत्र का प्रसार हुआ क्योंकि लोगों ने जन आंदोलन किए अपने अधिकारों के लिए। 1830 और 48 की क्रांति, ये सब तुमने क्लास 10th में पढ़ना है कि भाई ये क्रांतियां जो हुई हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के ही प्रभाव से जो है वो होकर यहाँ पर हुई थी बाद में। तो फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय इतिहास की बेटा दिशा बदल दी। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से आधुनिक राष्ट्र राज्यों के युग का सूत्रपात किया। सोचो, क्या कोई सोच सकता था, क्या पता अब भी जो है वो राजा ही राजा होते, है ना, लेकिन अब क्या है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और वो धीरे धीरे ही बेटा क्या होती है, इसकी शुरुआत जो है वो होती है। तो ये क्रांति ने उस पर बहुत बड़ा वो किया। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है बेटा,
भारत की बात करेंगे तो आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो संविधान है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करी गई है ना, वो फ्रांस की क्रांति से ही आया है, फ्रांस की क्रांति के विचारों से ही आया है कि भाई भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात करोगे तो उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को बेटा अपनाया था। और बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की, तो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग थे उन्होंने इनको पढ़ा, इन चीज़ों को पढ़ा, इनके विचारों को पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू ये वो सबको पढ़ के तब जाके बेटा यहाँ पर उनके विचारों में परिवर्तन जो है वो आए थे। और उसके अलावा बात करेंगे भारतीय संविधान पर, तो हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति से आ रहे हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब अधिकार, धर्म का अधिकार, सब समानता के जो सिद्धांत हैं ये सब कहाँ से आया? यहीं से आया बेटा। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल्यों से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब कि फ्रांस की क्रांति में जो भी आप मूल्य आप देख रहे हो बेटा वो आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रमुख बिंदु की बात कर लेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं। 1789 से ये क्रांति शुरू हुई, ओके, और 1799 तक चली। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र का क्या किया? अंत किया। राजा की तो सत्ता ही समाप्त हो गई, उसके बाद नई चीजें आई, पर राजा की सत्ता उस टाइम पे लुई 16 जो समाप्त हुई। अब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया, लोगों को क्रांति करने की और अपने जो भी अपने खिलाफ जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की आदत जो होता है ना कि हाँ हमारा भी कुछ अधिकार है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उस चीज की काफी आदत पड़ गई मानव, और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला, जिसको हम बोलते हैं, है ना। नागरिक अधिकारों की घोषणा ने नए युग का क्या किया? सूत्रपात किया। नया युग, यूरोप और विश्व के इतिहास में प्रभावित होने वाली महत्वपूर्ण घटना। चलो, फ्रांस की क्रांति ने जनतंत्र, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधारों के लिए मार्ग जो है प्रशस्त किया। इसके बाद बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए, है ना। अब सब जो है वो क्या है, अब कर सब देंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतने अधिकारों के बारे में बात आई जिसका प्रभाव आज भी लोकतंत्र पर देखा जा सकता है। तो इस चैप्टर में बेटा जी हमने क्या क्या देखा? हमने जो है फ्रांस के बारे में देखा। फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहाँ पर क्रांति हो रही है ना। फिर हमने देखा इसके क्या क्या कारण थे। कारण में हमने बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, कारण देखे। फिर हमने देखा कौन कौन से कर लगे हुए थे। धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। हमने देखा गिल्ड पर पाबंदी इन्होंने कर दी थी। लेटर्स द कैचेट, किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, है ना। और तत्कालीन स्थिति समाज की ये थी। फिर हमने क्या देखा? हमने कहा कि भाई अब क्या होगा, अब जो है इस तरीके की घटनाएं हुई जहाँ पे स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, बास्तिल का पतन हुआ, मानव अधिकारों की फिर घोषणा की गई, और आप देखोगे नया संविधान 1791 में बना और फ्रांसीसी गणराज्य की बेटा 1792 में घोषणा हो गई। राजशाही का पूरी तरह से अंत हो रहा है और गिलोटिन पर चढ़ा दिया जा रहा है किसको? लुई 16वें, और इसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनियट, उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। रॉबेस्पियर उस टाइम पे था, याद रखेंगे। और बाद में आतंक का शासन स्टार्ट होता है। शासन अगर हम बात करेंगे बेटा 21 जनवरी 1793 को चढ़ाया जाता है इनको आतंक, और मुख्यतः आतंकी जो राजतंत्र है वो इस बीच चलता है। एंड देन उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है, बिल्कुल इसके बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा जी हमने क्या है पढ़ी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो क्या आया होगा, समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से इसको बहुत मतलब बुक से ज़रूर पढ़ना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बुक से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अपनी बुक से पढ़ो और फिर जाके आपको लेक्चर देखना है। मतलब आपने लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद बुक से पढ़ो, तो आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। बुक में समझ में आ गया तो आप अपने शब्दों में अपने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप फ्रांसी की क्रांति आपको बहुत ही समझ में आया होगा और तुम्हारे विचार भी थोड़े जो है वो खुले होंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो क्या है विश्व युद्धों का इतिहास, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलो तब तक आप जो है जितने चैप्टर कराए हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ओके बच्चा, बाय बाय।